मैं इस समय वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालय करंजा कला में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। तो उस दौरान मुझे समय तो काफ़ी कम मिल पाता था कर रहा कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ही यह पद प्राप्त किया। मतलब कुछ लोग आते ही थे क्योंकि अब जॉब भी थी, स्थिरता भी थी, तो कुछ लोग आते ही थे। और अब कुछ लोग कहते भी थे कि ठीक है, अरे पढ़ाई तो होती रहती है, शादी वादी हो जानी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपनी बेटियों को पढ़ने का अवसर दीजिए, क्योंकि बेटियाँ पढ़ लेंगे तो आप ही लोग का सर ऊँचा होगा, आप ही लोग का नाम होगा। और रही शादी की बात, अगर बेटियाँ पढ़ लेंगी तो आप और अच्छे लड़के से शादी करेंगे और अच्छा दामाद ही आपको मिलेगा। तो एक ये भी सोचना चाहिए। पिताजी सपोर्ट तो ये इतना करते थे कि अब एज है तो शादी के लिए भी लोग आते थे, तो पिताजी एकदम बोलते थे कि माता जी से बोलते थे उसको बताना मत कि कोई आया है और वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई करने दो। पूरा पूरा इन लोग का सपोर्ट मुझे मिला था। मैंने कहा था कि जो भी इच्छा हो पढ़ने की पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस इनके सहयोग में हम लगे रहते थे। आप रो रहे हैं पिताजी? कुछ भावुकता तो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। यूपी पीसीएस का रिजल्ट आ गया है जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। टॉप 10 में 8 लड़कियां हैं जो बाजी मारी हैं। ऐसे में जौनपुर की एक बेटी का भी चयन हुआ है। हम उनसे बातचीत करेंगे। संस्कृति गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट कमेंट क्या होगा दर्शकों के लिए कि आप इतना मेहनत की, कैसे तैयारी रही? सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालय करंजा कला में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। तो उस दौरान मुझे समय तो काफ़ी कम मिल पाता था, लेकिन माताजी पिताजी का सपोर्ट और मेरी बहन का इमोशनल सपोर्ट और मेरे गुरु हैं श्री अरुण मिश्रा जी, जो वो भी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, और मेरे मामा जी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाभकर रहा कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ही यह पद प्राप्त किया। दूसरे अटेम्प्ट में ही हो गया? यस सर। कौन सी रैंक है, किस पद पर चयन हुआ है? मेरा खादी ग्रामोद्योग पे प्रबंधक के पद पर चयन हुआ है और उसमें टोटल 19 पोस्ट थे। मेरा 9th रैंक आया उसमें। 9th रैंक यस आया सर। है। तैयारी कैसे करती थी? आप एक टीचर हैं तो स्कूल जाना, फिर स्कूल से आकर के पढ़ाई करना, कितना कठिन दौर रहा ये? सर, शुरू में तो बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा था और लग नहीं रहा था हो पाएगा, क्योंकि छुट्टियां भी नहीं मिल पाती थी और मैंने तो एक बार सोचा था कि लीव विदाउट पे भी ले लूं, लेकिन वही अरुण मिश्रा सर ने मुझे समझाया कि अगर आप बाहर जाती हो, तैयारी करने जाती हो, तो आपको अपना पर्सनल काम करना ही पड़ेगा। तो उसको समझ लो कि इस विद्यालय में जो जा रही हो, समझ लो पर्सनल काम ही कर रही हो, क्योंकि 24 घंटे कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है। और उनका सपोर्ट था और उसके बाद विद्यालय से आने के पश्चात 3 बजे छुट्टी होती थी, तो 4-5 बजे मैं स्टार्ट करती थी अपनी पढ़ाई करना और रात में जब तक हिम्मत रहती थी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। जहाँ एक तरफ बच्चे जाते हैं, महंगी महंगी संस्थानों में जाते हैं पढ़ाई करने, वहीं आप उन बच्चों को क्या कहेंगी कि किस तरह से घर पे पढ़ाई किया जा सकता है? क्योंकि आपने भी घर से ही पढ़ाई किया है। यस सर, बिल्कुल। आजकल मार्केट में स्टडी मटेरियल तो उपलब्ध है, तो हम उनका सहारा ले सकते हैं और कुछ यूट्यूब वीडियोस भी हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सही गाइडेंस मिले। यदि आप किसी शहर में रह रहे हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। वो आपको गाइडेंस अगर आपको लोकली भी मिल रहा है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। अगर गांव में बच्चे तैयारी करें या शहर में करें जहां प्रॉपर गाइडेंस हो, और तैयारी घर से भी की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि महंगे महंगे कोचिंगों से ही की जा सकती है। यस सर, बिल्कुल। और अगर किसी के पास गाइडेंस उपलब्ध नहीं है तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और मुझे लगता है अगर आप घर बैठ के ही ऑनलाइन करते हैं तो एक तो आपका आर्थिक बचत भी होती है, और आप घर के साथ रहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है। आप जब इंटरव्यू देने के लिए गई होंगी तो सबसे सरल जवाब क्या रहा होगा, कि जो सबसे सरल क्वेश्चन आपका रहा होगा, आपको मिला हो अ, इंटरव्यू में? सबसे सरल एक्चुअली एक तो नहीं था, कई सारे थे। हाँ। सर ने मुझसे प्रयागराज का भौगोलिक महत्व पूछा था, और उसके बाद मेरा हिंदी बीए में था, तो उन्होंने बोला था कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कोई कविता सुनाइए। और मेरे प्राथमिक क्षेत्र से भी, विद्यालय के क्षेत्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग 10-15 मिनट तो मेरे विभाग से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे गए थे। सबसे कठिन सवाल क्या रहा होगा, और उस कठिन सवाल का जवाब भी जानूंगा। सबसे कठिन सवाल तो
जो आपको लगा है वो कि नहीं मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकती हूँ, आपको उस समय के लिए परेशान किया हो, आपको लग रहा है? सर ऐसा तो बहुत कुछ याद नहीं है मुझे, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। घर का बैकग्राउंड कैसा था, कैसे आप खुद को मोटिवेट करती थी, क्या एंटरटेन भी चाहिए होता है उस दौरान, तो उसके लिए आप क्या करती थी? बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 8 से 3:30 बजे तक का समय स्कूल में हो चुका रहता था। तो लगता था अभी जितना टाइम बचा है वो अपनी स्टडी पे ही लगाऊं, और कभी बोर होती थी तो दीदी से बात कर लेती थी, वो हम लोग का एंटरटेनमेंट हो जाता था उसी में। अभी परिवार में क्या माहौल है, किस तरह से लोग आ रहे हैं? अभी सब लोग बहुत खुश हैं, और मेन माताजी पिताजी का जो साधना थी, जो उनका संघर्ष था, वो पूरा हुआ, और आ रहे हैं लोग, बधाइयाँ दे रहे हैं अब। आमतौर पर ये होता है जब कोई सरकारी नौकरी पा जाता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ने की सोचते हैं अब सेटल हो गई अपनी लाइफ। फिर आपने क्या सोचा कि अभी हमको इस दिशा में भी आगे बढ़ना है, क्या आगे भी कोई एम है? हाँ बिल्कुल, वास्तव में मुझे शुरू से प्रशासनिक क्षेत्र में ही आना था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यह सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है। कभी कभी होता है आप कितना अटेम्प्ट दे डालें लेकिन नहीं निकलता है। तो मेरा ये था कि पहले एक जगह सेटल होना है, और मेरे घर वालों ने, दीदी जिया जी ने, और स्पेशली मेरे मामा जी जो फुलपुर आजमगढ़ में रहते हैं, और उन्होंने भी कई अटेम्प्ट दिया है, 2 इंटरव्यू दिया है। उन्होंने भी कहा कि बेटा सबसे पहले तो तुम कहीं सेटल डाउन हो जाओ, और सेटल होने से तुम्हारा एक मानसिक प्रेशर कम हो जाएगा और अपनी पढ़ाई तुम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगी। तो मेरा हुआ था, बीटीसी हो गया था मैंने, तो मैंने जॉब की, उसके बाद मैं की, तो ज़्यादा आसानी हुई, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में भी मुझे अब नहीं सोचना था कि कोई भी बुक खरीदनी है या कुछ भी और भी करना है, कुछ क्लासेस ही लेनी है, तो सोचना नहीं पड़ता था कि कहाँ से होगा। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी एस्पिरेंट है और अगर आपको मिल रहा है, कोई भी जॉब पहले मिल रहा है, तो एज अ मेरा पर्सनल व्यू यही है कि एक बार कोई जॉब मिल रही है तो उसको ले लेना चाहिए, तो आप अपनी तैयारी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर वो कहते हैं ना, वो आदमी लड़ते लड़ते और स्ट्रांग हो जाता है, तो आप और स्ट्रांग ही होगे उससे। संस्कृति गुप्ता ने साबित कर दिया है कि आप नौकरी करते समय भी एक आगे की नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। यस क्या सर। IAS में जाने का है? यस सर, बिल्कुल। अभी तो मिली है, ये पोस्ट मिली है, लेकिन 14 मई को फिर से पीसस प्री का एग्ज़ाम है, और नेक्स्ट ईयर से यूपीएससी भी देना है। अभी तो है, लंबा सफ़र है अभी। लंबा सफर है। यस सर। आपको क्या लगता था कि कितना, मतलब कि खुद पे कॉन्फिडेंस था आपको कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन? क्या जब रिजल्ट आने से पहले क्या कुछ सीन था? लास्ट टाइम भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उस टाइम मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो उस बार नहीं हुआ, तो इस बार छोड़ दिया था कि अपना कर्म करना है, जो होगा देखा जाएगा। लास्ट टाइम में थोड़ा डर लग रहा था, फिर भी लगा कि डर के क्या करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। फिर रिज़ल्ट आया, तो नंबर डाला मैंने, हो गया था, तो लगा अरे हो गया क्या तो यही था। आप खुद से रिजल्ट देखी थी, कोई आपको बताया कुछ हाँ, ऐसे? नहीं नहीं, मैं खुद से देखी थी। मुझे लग रहा था कि अकेले में रिजल्ट देखूं, क्योंकि अगर नहीं होता है तो मेरा फेस देख के माताजी पिताजी ना परेशान हो जाए। तो मैं ऊपर आराम सीढ़ी पे बैठ के धीरे से रिजल्ट देख रही थी कि अगर कुछ होता है तो संभाल लूँ अपने आप को, तब सबके सामने जाऊँ। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि सिलेक्शन हो गया था। अब आप प्रशासनिक सेवा में आ गई हैं तो कितना खरा उतरेंगी अपनी जिम्मेदारियों पे? क्या कुछ सोच रखा है आगे? आगे सोचा है, जो हमारे नियम कानून है उसके हिसाब से कार्य करना है, जनता के भलाई का कार्य करना है। और प्राथमिक विद्यालय के क्षेत्र में भी कुछ भी प्रशासनिक कार्य थे, जैसे शिक्षक संकुल के पद पर भी मेरा चयन हुआ था, तो 1 साल मुझे उसका भी एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से भी जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उसे भी अपने आगे के कार्य क्षेत्र में उतारने की कोशिश करूँगी। तमाम अधिकारी हैं जो इस कार्य क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं, तो आप भी एक अधिकारी के तौर पे जाएंगी, काम करेंगी, तो क्या लगता है कि अधिकारियों में किस तरह से बदलाव होना चाहिए, कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि वर्तमान का जो हमारा प्रशासन होना चाहिए, वो नियम पर बहुत ज़्यादा आधारित ना होकर भूमिका पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में लॉन्च भी हुआ है मिशन कर्मयोगी, जिसमें नियम आधारित प्रशासन के स्थान पर भूमिका आधारित प्रशासन को महत्व दिया जा रहा है।
तो मेन लक्ष्य होना चाहिए कि जनता की भलाई हो। थोड़ा सा अगर आपको लिबरल होना पड़े तो आप हो जाओ, क्योंकि मेन लक्ष्य नियम भी बनते हैं तो मेन लक्ष्य उसका जनता की भलाई ही होता है। तो ये रहेगा कि नियम तो फॉलो हो ही, लेकिन एक मानवीय संवेदना जो होती है उसको भी देखा जाए, उसको भी रखा जाए कार्य में। जो जनता के हित के मुद्दे हो उसको पहले प्रायोरिटी दिया जाए। जी जी बिल्कुल। माता पिता से भी हम बातचीत करेंगे। आप इधर आ जाइए 1 मिनट। मम्मी से भी हम बात करेंगे। बधाई हो माता जी, आपकी बेटी का चयन हो गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा। मिठाई उठाई खिलाई खाई कि नहीं? खिलाए भी खाए भी। हाँ। तो कितना मेहनत करती थी बेटी? आपको कितना उम्मीद था कि इस बेटी पर? हमको इसके ऊपर शुरू से उम्मीद था, क्योंकि इंटर में जिले में पहला स्थान लाई थी। अच्छा, पहले भी टॉप कर चुकी हाँ, हैं? हाई। क्या बात है, पहले भी टॉप कर चुकी हैं? ये सर पहले भी टॉप कर चुकी हूँ, और ये वो लगा है भारतीय डाक विभाग का। जी। तो डाक विभाग की तरफ से एक राष्ट्रीय स्तर की पत्र लेखन प्रतियोगिता हुई थी। जी। उसमें मेरा राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान आया था, और मुझे साबरमती आश्रम में 2 अक्टूबर के दिन सम्मानित किया गया था। क्या बात है। देख सकते हैं, जौनपुर जिला प्रतिभाओं की खान कहा जाता है। तो संस्कृति गुप्ता इसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से पहले इन्होंने 12th में टॉप किया, अब जा करके फिर से यूपी पीसीएस का में कायम किया है, अपना एक जगह बनाया है। तो माता जी कितने घंटे पढ़ाई करती थी संस्कृति जी? स्कूल से आने के बाद थोड़ा आराम करके इनका पूरा समय पढ़ाई में ही बीतता था। काम हम घर का नहीं करवाती थी क्या? काम हम कुछ नहीं करवाते थे। हाँ। जो काम करने का समय है वही इनका पढ़ने का समय था। हाँ। जब काम करने लगेंगी तो पढ़ाई कब करेंगी? आपको विश्वास था कि हमारी बेटी मतलब पढ़ रही आगे निकल जाएगी? बिल्कुल विश्वास था। जब रिजल्ट आया तो मतलब कैसा लगा, किस तरह से? अच्छा लगा। अच्छा लगा। पिताजी भी हैं जो बर्तन की दुकान किए हैं, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से मध्यम परिवार से होते हुए भी बेटी को पढ़ा रहे हैं। जहां एक तरफ लोग बेटी बेटा में भेदभाव करते हैं, बेटों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, बेटियों को कम पढ़ाते हैं, ऐसा आपने भी देखा होगा माता जी, आपके ज़माने में भी रहा होगा, ऐसा हुआ होगा? नहीं, हमारे यहाँ तो सभी बेटियाँ पढ़ी हैं, लेकिन प्रशासनिक से क्षेत्र में यही आगे गई हैं। हाँ। वैसे परिवार की सभी बेटियाँ पढ़ी हैं। आपने सभी बेटियों को पढ़ाया है। तो देख सकते हैं कहीं न कहीं अब लोगों में जागरूकता आ रही है। जो बेटी बेटा एक समान का जो नारा है वो कहीं न कहीं बुलंद होता जा रहा है। माता जी किस तरह से देखती हैं कि मतलब कि अब आगे बेटी को कहाँ देखना चाहती हैं? बेटी कह रही आईएएस बनेंगी, तो कितना सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल सपोर्ट करेंगी जितना हो सकेगा। पिताजी भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ पिताजी? हरिश्चंद्र। क्या करते हैं आप? बर्तन की दुकान है। बर्तन की दुकान है। बेटी को किस तरह से आपने मोटिवेट किया, सहयोग किया? मैंने कहा था कि जो भी इच्छा हो पढ़ने की पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस इनके सहयोग में हम लगे रहते थे। आप रो रहे हैं पिताजी? कुछ भावुकता तो भाई, मतलब खुशी के आंसू हैं। बेटी पे इतना भरोसा था? बिल्कुल, कि बेटी जो कुछ भी करेगी सही करेगी। हाँ, आज वो दिन आ गया है जी। कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं बेटी की पढ़ाई रोक देनी चाहिए, कुछ इस तरह की चीजें? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। मेरे मन में था कि जितना ही पढ़ना चाहे, जो भी पढ़ना चाहे पढ़े, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। इसको सुबह जगाते भी थे पढ़ने के लिए। आप जगाते थे, उठो बेटी पढ़ लो। देख सकते हैं आपके पिताजी भावुक हो गए हैं किस तरह से। हाँ बिल्कुल, पिताजी सपोर्ट तो ये इतना करते थे कि अब एज है तो शादी के लिए भी लोग आते थे, तो पिताजी एकदम बोलते थे कि माता जैसे बोलते थे उसको बताना मत कि कोई आया है और वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई करने दो। पूरा पूरा इन लोग का सपोर्ट मुझे मिला था, और कोई भी टेंशन नहीं, कुछ भी प्रेशर नहीं। लगता था कि तुम पढ़ो, और मतलब किसी को कुछ कहना है तो कहे, और ये लोग अपने तक ही उसको रख लेते थे, मेरे तक आने नहीं देते थे।
मतलब शादी का दबाव भी बनता था परिवार पे। हाँ, मतलब कुछ लोग आते ही थे क्योंकि अब जॉब भी थी, स्थिरता भी थी, तो कुछ लोग आते ही थे। और अब कुछ लोग कहते भी थे कि ठीक है, अरे पढ़ाई तो होती रहती है, शादी वादी हो जानी चाहिए। तो पिताजी कुछ बोलते नहीं थे, जवाब तो नहीं देते थे, लेकिन माँ से कहते थे कि बताना मत उसको, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, अभी पढ़ाई कर रही है। तो लेकिन पता तो चल ही जाता था मुझे, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट इन लोगों ने किया। तो मम्मी का किस तरह सपोर्ट रहा? मम्मी भी इसी तरह से? हाँ हाँ बिल्कुल, माताजी तो एकदम साफ मना करती थी कि अरे नहीं, अभी वो पढ़ाई कर रही है, अभी कुछ नहीं। और माताजी का मेन रहा कि बहुत ज़्यादा टाइम वो हमको दी हैं। अगर वो इतना टाइम ना देते तो शायद ही ये संभव हो पाता, क्योंकि आप समझ सकते हैं जॉब के साथ प्रिपरेशन करना, वो भी कंपटीशन में निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो टाइम का तो पूरा पूरा माताजी को ही जाता है योगदान। समाज में एक तरह से चीज़ें हैं कि भरोसा जताना बेटियों पे, लोग बेटों पर भरोसा जता लेते हैं, बेटियों पर नहीं जताते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता के लिए? क्या संदेश है जो जल्दी शादी भी करने को उससे को रहते हैं कि बेटी की जल्दी से डोली उठा दो? इस तरह की चीज़ें होती हैं समाज में। मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपनी बेटियों को पढ़ने का अवसर दीजिए, क्योंकि बेटियां पढ़ लेंगे तो आप ही लोग का सर ऊंचा होगा, आप ही लोग का नाम होगा। और रही शादी की बात, अगर बेटियां पढ़ लेंगी तो आप और अच्छे लड़के से शादी करेंगे और अच्छा दामाद ही आपको मिलेगा। तो एक ये भी सोचना चाहिए। और जिस तरह आप बेटों को सपोर्ट करते हैं, बेटियों को भी सपोर्ट कीजिए। मैंने वास्तव में ये देखा है कि कुछ हमारा शिक्षित वर्ग भी, हम लोग सोचते हैं कि शिक्षित वर्ग है तो वो बेटा बेटी में भेद नहीं करता होगा, लेकिन जॉब के दौरान ही मैंने कुछ लोगों को देखा है कि शिक्षित होते हुए भी लगता है कि अरे अच्छा बेटी हो गई। तो ऐसा चीज़ें रहता है, लेकिन वही है, कुछ मिला के आपके सोच का फ़र्क होता है। अगर आपकी सोच है पॉजिटिव है, बेटी बेटा को आप अगर समान महत्व देते हैं तो वो बेटी आपको पे ऑफ करेगी, बिल्कुल करेगी। और बस भरोसा जताइए, दोनों आप ही के बच्चे हैं, तो अंतर करने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति। थैंक यू। क्या पिताजी? रायपुर के बारे में भी जान लीजिए। क्या हुआ था रायपुर में? क्या हुआ? ये हुआ था, नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है, युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय की तरफ से हर साल होता है 12 जनवरी को। तो 2016 में मैं यूपी का प्रतिनिधित्व की थी वहाँ पे, और एक्सटेम्पोर में मेरा ऑल इंडिया 3rd रैंक आया था। क्या बात है! देख सकते हैं जौनपुर जो है प्रतिभाओं की खान है। ऐसे में संस्कृति गुप्ता 12th में टॉप करती हैं। फिर तमाम अवार्ड, जैसे कि भारतीय डाक विभाग द्वारा भी इनको सम्मानित किया जाता है, और तमाम ऐसी चीज़ें अब यूपी पीसीएस में भी अब इन्होंने नाम बना लिया है। और इनका साफ कहना है कि जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं उन्हें पढ़ाइए, उनकी शादी की जल्दी मत कीजिए। और ये भी कह रही हैं कि जो एक शिक्षित वर्ग है वो भी कहीं न कहीं बेटी और बेटा में भेदभाव करते हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये मिसाल हैं संस्कृति गुप्ता, ना तो कहीं कोचिंग गई, एक शिक्षक के साथ साथ घर पे पढ़ाई करती रहीं और लगातार मेहनत करती रहीं, और इसी का नतीजा रहा कि इनका यूपी पीसीएस में चयन हो गया है। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।